जी बेटा। बच्चे यहाँ पे पहले बताओ किस किस की पहली क्लास है? अरे काफी सारे। चलिए, अभी यहाँ पे हमारी एक ही क्लास हुई है ना, आई थिंक सिर्फ एक ही क्लास हुई है मैथ्स की अभी तक। और आपका मैंने मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर ही चालू किया है, ठीक है। आप में से जो नए बच्चे हैं ये और बता दो, नॉन मैथ्स कौन कौन है? आप नॉन मैथ्स है बेटा। और दिल्ली से आप या कहाँ से हैं आप? बाहर से हैं? मेरे को ऐसा लगा शुरुआत में इसने पता नहीं, अभी भी मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोला। मुझे सुनाई दिया दुबई। मैंने कहा है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा एक्चुअली दुबई में भी सीए का वो है, आईसीआई का चैप्टर, मतलब आईसीआई का ऑफिस दुबई में भी है। और दुबई के भी बहुत सारे क्योंकि दुबई में सीबीएसई भी है। दुबई के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई कोर्स से पढ़ाते हैं। और रीजन पता ही है आप लोगों को, यहाँ के बहुत से लोग कहाँ गए हुए हैं? वहां पे दुबई गए हुए हैं। तो वहां पे दुबई में सीबीएसई बेस्ड स्कूल्स भी हैं और आईसीआई का चैप्टर भी है। खैर दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया में। काफी दुबई घूम लिए हम, ठीक है। नाम सुनते ही बड़ी एनर्जी सी आ जाती है दुबई का, है। खैर ऐसा मत सोचना मैं भी नहीं गया, ठीक है। खैर, तो यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दूं कि आपका पेपर जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। जो बच्चे सुन चुके हैं वो थोड़ा सा इसमें मुझे स्पेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका शुरुआती क्लासेस में ये बार बार रिपीट करना जरूरी होगा। बेटा बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस स्टैट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं है, वो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पाप का घड़ा मुझे ही उठाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही पेपर में 3 कैटेगरीज है, मैथ्स का, लॉजिकल रीजनिंग का और स्टैट्स का, ठीक है। 40 नंबर का मैथ्स है, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग है, 40 नंबर का बिजनेस स्टैट्स है और 100 नंबर का आपका पूरा पेपर है। टाइम कम है, 2 घंटे मिलते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। और 120 मिनट में क्वेश्चन कितने? 100। सबसे बड़ी दुविधा यही है, ज्यादा सोचने समझने, क्या बोला, ज्यादा सोचने समझने का समय ही नहीं मिल पाता, ठीक है ना। चार्ज मेरा वाला फोन का, अच्छा। ज्यादा सोचने समझने का समय ही नहीं मिल पाता। फोन दे दे मुझे। अच्छा, ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं मिल पाता बेटा। बस आज से समझो, क्वेश्चन देखा तो ये नहीं है कि आंसर आ जाए, ऐसा तो ये जादू थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन देखते ही तुम्हें एकदम से याद आ जाए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मतलब बिल्कुल कंप्लीट तैयारी। ये रिक्वायरमेंट है पेपर की। और वो आईसीआई वाले तो ये मान के चल रहे हैं कि यार बच्चों को तो तैयारी करने की जरूरत ही क्या है। एक्चुअली में आप एलिजिबल होकर रजिस्ट्रेशन टाइम से करवा लेते तो आप अभी जून अटेम्प्ट भी दे सकते थे, अगर 12th में ही करवा लिया जाता रजिस्ट्रेशन। तो वो ये मान के चल रही है जरूरत क्या है पढ़ाई की, इन्हें तो सारा कुछ आता है। वही तो पूछेंगे हम जो 12th तक सिखाया गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इंटेलिजेंट बच्चे आजकल के कर ही लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हमें तो पीछे का भी नहीं आता, ठीक है। अच्छा, बड़ी एक बात बताता हूँ, पढ़ाई ऐसी करना, समझ के करना, मार्क्स की दिमाग मत में लगाना। पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे सीए फाउंडेशन का कोई टॉपिक है, मान लिया स्पेशली अकाउंट्स का ही कहते, तो मैथ्स तो आगे है नहीं। तो कई बार सीए इंटर में क्या करते हैं, सीए फाउंडेशन का टॉपिक उठा के किसी चैप्टर के साथ मर्ज करके दे देते, बच्चे वहां पे फैल जाते हैं। ये क्या चक्कर है, इंटर में सीए फाउंडेशन का क्यों पूछा हमसे? हमने कहा क्या दिक्कत है, पढ़ा नहीं था सीए फाउंडेशन में? कह रहे पढ़ा था, पेपर के बाद भूल गए। तो वो जवाब देते हैं कि जिस दिन सीए कंप्लीट हो जाएगा
उस दिन तुम जो सीए में पढ़ा था वो भी भूल जाओगे और फिर कहोगे पास करने के लिए पढ़ा था, अब थोड़ी आता है। जबकि आपको पता है ना जो पढ़ाई आपको करी है। बल्कि आपको मैं बताता हूं, जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं हर तरीके का काम करते हैं। अब जैसे कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आना चाहिए, लेकिन मैं तो रोज जीएसटी का काम करता हूं। किसका काम करता हूं? सुना है ना नाम। अब मैं रोज जीएसटी में काम करूं, जीएसटी का तो मुझे एक्सपर्ट है, रटा हुआ है, डेट्स रटी हुई हैं, फाइन रटे हुए हैं, सब कुछ रटा हुआ है, नींद में ही बता सकता हूं अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या क्या करना है। लेकिन अगर कहीं कोई और तरीके का टैक्स जो भी एप्लीकेबल है इंडिया में, लेकिन मैं उसमें डील, अब अगले दिन क्लाइंट आने वाला है, क्लाइंट मुझसे पूछेगा कि बताओ कैसे कैसे करोगे मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूं, रात को बुक पढ़ रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, 10-20 साल हो गए, तब भी पढ़ रहा हूं। तो ये पढ़ाई तो जिंदगी भर होनी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको एक डील करना है किसी कंपनी के मालिक के साथ, वो भी पढ़ा लिखा है, तो जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी होगा ना। ये थोड़ी हाँ सर मैं देख के बताऊंगा या कुछ ऐसे वाली बात। अरे यार आपका दिन रात का काम यही है, वो तो ये मान के चल रहा है। तो पढ़ाई ऐसे होती है। और ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस इसलिए पता है मुझे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे फ्रेंड, मैं उनको दिवाली गिफ्ट करने गया था, तो ऐसे ही बता रहे, कह रहे अरे यार बस, मैंने कहा और दिवाली सेलिब्रेशन, किताब लेके बैठे हुए, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद ही किससे मीटिंग है? क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ठीक है। खैर, तो पढ़ाई हमेशा ऐसे करना कि अब तुम्हें वो आ गया तो आ गया, जिंदगी भर के लिए आ गया, ऐसी पढ़ाई करना है, ठीक है। और अगर इस हैबिट के साथ पढ़ोगे, यकीन मानना दोस्तों, एक एक बार में सारे लेवल क्लियर कर लोगे, एक एक बार में सारे लेवल क्लियर कर लो। वो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम ये सिर्फ वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है जो पेपर में आता है। क्या बोला? जो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें सारा पढ़ना है। जब सारा पढ़ना है, जो आएगा बता जाना, ठीक है। चलिए, 120 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन, इंडिविजुअल वेटेज बता दी, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की हर गलत क्वेश्चन पे, तो तुक्के नहीं मार सकते आप। आपसे कितना भी छूट रहा हो पेपर, छूट रहा है, लेकिन तुक्के नहीं मार सकते। तुक्के मारोगे तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट देगा। अब मान लिया किसी बच्चे से 60 नंबर का क्या हुआ, 60 नंबर का उसने सही कर लिया, 40 का नहीं आ रहा उसे, तो मैंने नहीं देखा कोई बच्चा, मैंने ये तो देखे कि सर मैंने वहीं छोड़ दिया पेपर, तो मैंने ऐसे तो देखे जो कह रहे हैं कि हाँ पास हो गए सर, में 60 थे सर 55 आ गए, कुछ गलत हो गए होंगे, उसे लग रहा था सही है लेकिन कुछ गलत हो गए होंगे। लेकिन जिसने कहा सर मैंने ना उसके बाद मम्मी ने बचपन में सिखाया था बेटा पेपर छोड़ के मत आइयो, सर मैंने बचे हुए 40 कर दिए। मैंने कहा कितने हैं? कह 39। तो यानी कि पीछे भी कुछ गलत थे और जो आगे करे वो भी सारे गलत ही मान लो। तो जहां कहीं पास हो सकता था वो पास भी नहीं हुआ। तो ये मजाक में बात बोली गई बात नहीं है, सिंसियरली आपको एक मैसेज दिया गया है कि आपको पेपर में तुक्के नहीं मारने, ठीक है। फिलहाल देखिए, यहां पे आपका पेपर के अंदर बेटा एक और आपको सरप्राइज दूं, पता नहीं सरप्राइज नहीं, आपके लिए शौक ही है ये तो, कि पेपर में पेजेस अवेलेबल नहीं होते, रफ शीट नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन पेपर के साथ ही पेज, जैसे एक पेज होता है जिसके अंदर आपको रफ वर्क करना होता है। इन तमाम डिफिकल्टीज के बावजूद भी बेटा पेपर बड़ा नॉर्मल सा है। क्या बोला? पेपर बड़ा, अगर आप जेन्युइन मेहनत करेंगे, फाउंडेशन, तो नॉर्मल निकल जाएगा। इंटर थोड़ा सा लेवल ठीक है और फाइनल तो है ही, लेकिन फाउंडेशन कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन तब भी फाउंडेशन में सिर्फ 30% बच्चे पास होते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 30% बच्चे पास होते हैं, 70% नहीं पास हो पाते। इसके पीछे की वजह नॉन सिंसेरिटी है, बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, पेपर का बड़ा बेसिक सा लेवल है। हाँ, हम तो सबसे डिफिकल्ट लेवल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को आप लोगों की इंटेलेक्चुअलनेस रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ जाएगी, पेपर अपने आप हो जाएगा। तो यहां पे आप जरा देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊं, लास्ट क्लास में बेटा मैंने ना इन बच्चों के साथ डिस्कस किया था आपका रेशियो। क्या डिस्कस किया था? और रेशियो के अंदर मैंने बताया था आपका, जैसे कट शॉर्ट में बताया तो A/B, A/B,
और a बाय बी, ये रेशियो है। क्या है ये? और ये ऊपर का बेटा जी जो होता है इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो नीचे का होता है उसे क्या बोलते हैं? आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, साथ के साथ मैंने बता दिया था इन्हें, बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो, both terms of the ratio must be of same kind, must be of same kind। और आपका same kind का मतलब है in same units, same kind का मतलब है in same units। अरे आ रही है बच्चों बात समझ में? और यहां पे आपका ये इसका मतलब है ए और बी दोनों क्या होंगे? या तो दोनों किलोग्राम में, ए और बी क्या होंगे? दोनों लीटर में, या दोनों किस में? मीटर में। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे आपका जैसा कि मैंने बोल दिया दोनों, जैसे आपका मैं बताता हूं बेटा, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको बड़ी ऐसी लैंग्वेज में समझाता हूं जो आपको समझ में आए। मेरे को ना, मैं ज्यादा किचन विचन का काम मुझे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि चक्कर क्या है, जॉइंट फैमिली में थी हमारी, तो पहले जॉइंट फैमिली में जो बच्चे होते हैं ना, घर में कोई ना कोई होता ही है हमेशा, तो उनको ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता किचन वाला। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें अगर मदर जिस दिन भी किसी भी वजह से बाहर गए और अगर वर्किंग है तो फिर तो बात ही खत्म, तो बच्चे को सब कुछ आता है, पराठे बना लो, चिली पनीर, सब कुछ आता है उस बच्चे को, क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और एक ना एक दिन सीख ही जाता है, एक आध बार खराब करता है फिर सीख जाता है। तो भाई मुझे चाय बनाने का तरीका क्या पता है? मेरे को हमेशा सिर्फ 5 कप चाय बना सकता हूं मैं। कितने बना सकता हूं? 5। अगर आप कहोगे कि 2 कप चाय तो मेरी चाय खराब बनेगी। रट रखा है मैंने, 5 कप चाय बनानी है, 3 कप पानी, 2 कप दूध। ठीक है, और ये रेशो हो गया ना, ध्यान से सुनना, 3 कप और 2 कप। देखो बेटा, अब आप बताओ, घर में चाय बना रहा हूं तो ये थोड़ी कि वो बर्तन लेकर आऊंगा, 100 ml दूध, ठीक है ना, कोई क्रोकरी शो, कुकिंग शो तो बना नहीं रखा मैंने कि 100 ml दूध, अब 50 ml पानी, ठीक है, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं। तो वहां पे मैंने ऐसे रट रखा है, 2 कप दूध, 3 कप पानी, ये रेशो है। दोनों किसकी बात हो रही है? कप्स की। देखो काम की बात समझना। फिर उसके बाद चीनी कैसे डालता हूं? घर में जो मेरे चीनी का जो भी बॉक्स है उसमें चम्मच पता कौन सी डली हुई है? पहले आपने भी देखी हो, उस सर्फ एक्सेल और ये नहीं होते वॉशिंग पाउडर, अच्छा तुम्हारे घर में भी वही है, तो उसकी चम्मच है, थोड़ी इन डेप्थ वाली होती है। वो 5 कप चाय बनाता हूं तो 2.5 चम्मच वो चीनी डालनी पड़ती है। अब इसीलिए जब कोई कह देता है, मम्मी कहती है कि 3 कप बनानी, अब मेरा गड़बड़ा जाता है मैथ्स वहां पे। अगर मैं करता हूं तो वहां पे मैं ना रेशियो का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन। अब ये मत सोचना मैथ्स के टीचर हो, ये कोई भी करेगा, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं चीनी की और दूध की, 2 कप में 2.5 चम्मच, यानी कि इसका मतलब वो यूनिट क्या है? कप, और वो यूनिट क्या है? चम्मच। ये हो गया प्रोपोर्शन। ये क्या हो गया? क्योंकि दोनों यूनिट ऑफ मेजर सेम नहीं, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल बड़ा बेसिक लेवल का लिया है, लेकिन बात कन्वे हो गई है आपको। और बेटा आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप अगर इस तरीके की सोच रखनी पड़ती है, अगर मान लिया घर के लिए चाय बना रहा हूं तो नहीं सोच रहा, लेकिन अगर एक चाय का मैं एक बड़ी अच्छा सा आउटलेट खुलवाऊंगा तो मुझे वहां पे मैटर करेगा कि एक चाय में कितने रुपए की चीनी खर्च हो रही है, एक चाय में कितने रुपए की पत्ती, दूध, पानी, गैस, ये सब मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब तुम एज अ चार्टेड अकाउंटेंट किसी रेस्टोरेंट की कॉस्टिंग कर रहे होंगे बैठ के, तो तुम्हें वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। समझ गए बात को? रेशियो प्रोपोर्शन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा खासा जो कंटेंट सीए इंटर के अंदर है, कॉस्टिंग के अंदर, वो यहां पे समझाना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा कि मैं अपने सब्जेक्ट से हट जाऊंगा, बट अदरवाइज किसी ना किसी दिन आपको एक करके दिखाऊंगा ये बात, ठीक है। और सुनना, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि रेशियो प्रोपोर्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा आपके माइंड में आ सकती है बात है कि क्यों ही पढ़ रहे हैं हम मैथ्स। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें पता है एक क्या बोलते हैं उन्हें, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, सुना है नाम? लास्ट में आपकी भी पहली क्लास है, पहली क्लास है आपकी, क्या नाम है बेटा आपका? दिव्य,
दिव्यांशु, सही बोले नाम? हाँ दिव्यांशु, एक बात बता, बाय प्रोडक्ट पता है क्या होता है? जैसे ऑयल है, ऑयल कौन सा? क्रूड ऑयल, जो बाहर से लाते हैं हम। क्रूड ऑयल को यहां पे फिर प्योरीफाई करके प्रोसेस के थ्रू उससे पेट्रोल अलग, डीजल अलग करा जाता है। तो ये तो हो गया जॉइंट प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल है, उसी से ही पेट्रोल निकल रहा है, उसी से ही डीजल निकल रहा है, उसी से ही वो वाला व्हाइट पेट्रोल निकल रहा है जो कि एरोप्लेन के लिए है। अब मेरे को कॉस्टिंग करनी है, मेरी कंपनी पेट्रोल की है, आपकी कंपनी डीजल की है, आपकी कंपनी व्हाइट पेट्रोल की है, इनकी कंपनी है पेट्रोलियम जेली की। वैसलीन में यूज होता है ना पेट्रोलियम जेली। ये कह रही है मुझे बताओ, वेस्ट है पेट्रोलियम जेली, पेट्रोल और डीजल निकालते वक्त प्रोसेस को, उसका वेस्ट है, उसे हम बोल देते हैं बाय प्रोडक्ट। वेस्ट नहीं बोलेंगे अब, क्यों? क्योंकि वो यूज हो रहा है एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कहेगी कि सर बताओ मुझे कितने का पड़ेगा ये जो आपका बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट नहीं। वेस्ट तब होता जब फेंकना पड़ता, अगर वो यूज हो रहा है तो क्या नाम दे दिया? बाय प्रोडक्ट। अब मुझे कॉस्टिंग निकालनी, क्योंकि मैं तो क्रूड ऑयल लेकर आया था, उससे मैंने पेट्रोल भी बना लिया, उससे मैंने डीजल भी बना लिया। इससे कहूंगा कि जितने वहां से खर्च हुए थे सारे तू दे दे, कहेगी पागल हो सर, ऐसे में कैसे? जब मेरा प्रोडक्ट वेस्टेज टाइप का है आपका, तो एक तरीके से मेरी कॉस्टिंग उतनी ज्यादा। तो आपको एक और एरिया बताया जहां पे एक रेशो प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे ये बात बोल के कन्विंस करना चाहा है कि जो आप पढ़ रहे हो फालतू में कुछ नहीं पढ़ रहे, ये सब कुछ आपके आगे आने वाले कोर्सेस में और आगे आने वाली लाइफ में यूज होना है। लेकिन हाँ, वहां पे एज अ मैथ्स के तौर पे नहीं यूज होना। जो चीज आप अभी तो मैथ्स सीख रहे हो, सिर्फ मैथ्स, एप्लीकेशन नहीं होगा। यहां पे जो सीखा है उसको अप्लाई करना आपको इससे अगले लेवल्स पे सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कन्विंस हुए होंगे कि भैया क्यों पढ़ रहे हैं। फिलहाल देखिए, और बेटा ध्यान रखना लाइफ में ये बहुत जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होता ना तब तक इंटरेस्ट मेंटेन नहीं होता। तो अब जरा देखो, ऐसे बोल दूं कि क्यों पढ़ रहे हैं, कोर्स का पार्ट है, तो वो फीलिंग नहीं आती। बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो मस्ट बी ऑफ, क्या बोला, सेम का, ठीक है ना। ऊपर ए और नीचे टर्म्स का मतलब ये हो गई बेटा जी कौन सी, ये हो गई फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गई, सेकंड टर्म। बोलो हाँ या ना। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा दोस्तों, लेकिन आज की क्लास में मुझे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है क्या बेटा जी आपके साथ, प्रोपोर्शन। और हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बता दिया रेशियो क्या होता है। तो प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो लिखिएगा बेटा प्लीज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, equality of two ratio are called, equality of two ratio are called proportion। ऑनलाइन बेटा जो भी हो प्लीज मैसेज जरूर करिएगा। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो आर कॉल्ड proportion। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो आर कॉल्ड proportion, ठीक है ना। जब दो रेशियो इक्वल होंगे, मैं यहां पे ऐसे लिखना चाहूंगा बकायदा, और क्योंकि देखो ये सब बातें जैसे जो मैं अब बता रहा हूं ना, एक सीए इंटर का टीचर जब कॉस्टिंग में, सीए फाइनल का टीचर कॉस्टिंग में एकदम से रेशियो को अप्लाई करेगा और तुमने पूछ लिया कि सर ये कैसे हुआ, तो ये थोड़ी है कि वो अब यहां पे बैठ के तुम्हें ये बताएगा बेटा रेशियो क्या होता है, उसे तो खुद नहीं पता। सीए फाइनल का टीचर जरूर है, लेकिन उसे तो खुद नहीं पता कि रेशियो क्या होता है। उसे ये पता है कि इसे अप्लाई कैसे करना है। आप समझ गए? तो वो ये बैठ के थोड़ी बताएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं मैं ना, एक बार सीए फाइनल के टीचर थे, कॉस्टिंग की कुछ बातें थी, बड़े फेमस टीचर। तो मैंने कॉस्टिंग की कुछ बातें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि इसका लॉजिक क्या है। अब बीइंग अ सीए फाइनल टीचर, इनको तो सब कुछ पता होगा। अब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ इसके पीछे एक लॉजिक होता है। मैंने कहा ठीक है सर। वो समझ में आ रहा था मुझे। ऑब्वियसली जो इंसान जो चीज रोज कर रहा है वो उसके लिए उसमें वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने जो बात पूछी थी वो थोड़ा वैसा टॉपिक था जो इंटर में था, तो ऐसा मतलब मुझे बहुत जस्टिफाइड अच्छा आंसर नहीं मिला था। हालांकि मैंने उसका आंसर खुद ही सोच सोच के निकाल लिया था। और यकीन मानना दोस्तों, अपने एनालिटिकल पावर को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। समझ गए बात को? अपनी एनालिटिकल पावर को कभी पीछे
नहीं छोड़ना है। देख बेटा यहाँ पे दोबारा बता दूं, यहाँ पे इस क्लास में मैथ्स बैकग्राउंड भी है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी है। मुझे यहाँ पे कई बार आपको लगेगा कि आप बच्चों की तरीके से क्वेश्चन करके दिखा रहे हो, लेकिन बेटा जिस बच्चे ने 2 साल मैथ्स नहीं पढ़ा होता ना, जब उसके सामने ये बोला जाता है ना प्रोपोर्शन, उसे तो यही अजीब लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, उसका दिमाग में चल रहा है यार समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि गैप आ गया। तो मेरा स्लो होना मजबूरी है, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप स्लो। आप क्वेश्चन खत्म करके आगे बैठ, आराम से बैठ जाओ, नहीं तो अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दो, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा आई डॉट ई डॉट करके, दैट इज if two ratios are equal, if two ratios are equal, then they are said to be if two ratios are equal then they are said to be in proportion। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो बेटा वो किस में है? प्रोपोर्शन में। तो यहां पे आपका इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम बात करें तो जैसे प्रोपोर्शन को ऐसे लिखा जा सकता है A:B, और ये साइन होता है प्रोपोर्शन टू C:D। किसका साइन है ये? प्रोपोर्शन का। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये दोनों जो है एक तरीके से रेशियो है, ठीक है। तो A का यूनिट ऑफ मेजर और B का यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग नहीं बल्कि कैसा होगा? सेम। A किलोग्राम में तो B भी, C और D भी रेशियो है तो इनका भी यूनिट ऑफ मेजर कैसा होगा? सेम। लेकिन अगर चारों का सेम की बात करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए बात को? चारों का सेम होना यहां पे कोई जरूरी, क्योंकि देखो बेटा यहां पे आपका प्रोपोर्शन में सिर्फ क्या बोला गया? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। बेटा यहां पे क्वांटिटी की कोई बात नहीं है, तो ये सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहां पे आप जरा देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आपका जैसे कि आपको पता ही है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्वल का मतलब ही तो क्या होता है? प्रोपोर्शनेट। तो यहां पे आपका मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुमने 10th क्लास में वो एक टॉपिक होता था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाला होता था ना एक चैप्टर। तो तुम्हें ध्यान है उसमें कि 2 वेरिएबल्स को जब आप सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे पहले ग्राफिकल मेथड होता था। तो ग्राफिकल मेथड में एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपका अगर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, मतलब नॉट इक्वल टू होता था तो इसे बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे इसे? याद है ना ये बात? और एक होता था, हाँ जो मैं बताना चाहता हूं, A1 अपॉन में A2 बराबर ये प्रोपोर्शन ही तो है। जब ऐसा होता था तो ये होता था मैनी सॉल्यूशन। क्या होता था आपका? बहुत अच्छी बात है, याद है आप लोगों को। और जब ऐसा होता था तो लाइन कैसी होती थी? 2 लाइनें कोइंसाइड। कैसी होती थी? ये तो अब नॉन मैथ्स वालों को भी बोलने पे तो याद आता ही होगा कि ऐसा कुछ पढ़ा है। और खैर यहां पे आपको बताऊं A:B बराबर C:D, ये जो दोनों चीजें हैं इनको बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं इन्हें? या मीन प्रोपोर्शन, है ना। और ऐसे ही बेटा आपका मैं बताना चाहूंगा पहला और लास्ट। क्या बोला मैंने? पहला और लास्ट। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इसे A/B बराबर C/D लिख दिया जाएगा। और सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता ही तब है जब इक्वल का साइन आता है और
ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय डी और क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय सी, a मल्टीप्लाई बाय डी और b मल्टीप्लाई बाय सी। दोस्तों एक बात बताओ, a और d क्या था? तो बेटा यहां पे मैं एक तरीके से क्या लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मैं बार बार इसका यूज करूंगा, बराबर किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर किसके? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। हाँ जी ठीक है, और जिसका मतलब है AD इक्वल टू BC। अच्छा देखो, मैंने कहा ना CA फाउंडेशन इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट रिवीजन। तुम्हें ध्यान है प्रोपोर्शन एक और तरीके से भी होता था, ये वाला साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, और ये वाला साइन होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। कुछ याद है दोस्तों? आपको बताना चाहूंगा ये वाला साइन भी किसका होता है? प्रोपोर्शन का होता है। और आज के बाद अगर कभी भी आपके सामने ये वाली सिचुएशन आए, बेटा मैं साफ सीधा बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। तुमने कहा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आज तक देखा ही नहीं। ठीक है, इसका यूज एक आध जगह है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं बल्कि किसी और चैप्टर में। लेकिन बेटा मैंने कहा आप लोगों का यहाँ पे मेरा काम सिर्फ इतना है, सारी चीजें दोबारा से याद दिला देना। और देखो बेटा एक बात बताओ, आपको ये दिख रहा होगा कि आपका जैसे ये A प्रोपोर्शनेट टू B है, तो पता है इसका अगला स्टेप क्या होता है? क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया ना तो आप यहाँ अटक जाओगे। मैं बता देता हूँ इसके अगले स्टेप क्या होते हैं। A प्रोपोर्शनेट टू B का मतलब होता है कि अगर A को B से डिवाइड किया, अगर ये दोनों बराबर होते, क्या होते दोनों? तो A बाई B किसके बराबर आता? 1 के बराबर आता। बोलो हाँ या ना? लेकिन आपको सबको पता है कि ये बेसिकली प्रोपोर्शनेट है, बराबर नहीं है। तो जब इनको ऐसे डिवाइड किया जाएगा तो यहां पे ना कोई नंबर आएगा। क्या आएगा? कोई नंबर आएगा। वो नंबर 1 से बड़ा हो सकता है, वो नंबर 1 से, लेकिन आएगा नंबर ही। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट ये है बेटा कि आपका A इक्वल टू इक्वेशन बना के दे दी B इंटू के हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इक्वेशन बना के दे दी B इंटू के हो जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि जब आपका ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद पता है क्या करना होता है? इसके बाद ये होता था कि ना क्वेश्चनों में, मैं याद दिला रहा हूं कि A की वैल्यू और B की वैल्यू दी गई होती है, तो आप A बाई B करके K निकाल देते हो और उस तरीके से A इक्वल टू B के, क्या बोला मैंने? A इक्वल टू B के आपका इस तरीके से आप इक्वेशन बना लेते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा कर लेते हो। तो मैंने याद दिला दिया कि भैया इससे वाले का ट्रीटमेंट अगला क्या है। ऐसे ही देखो यहां पे भी एक बार याद दिला देता हूं। अगर इसमें करोगे तो बेटा यहां पे क्या होता था, ये B जो है इस तरफ A से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इक्वल टू 1 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट थे। तो यहां पे अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये इक्वल टू अगेन किसके बराबर आएगा? K के। और फिर दोबारा से मेरा काम है सिर्फ इक्वेशन बना के देना। उसके बाद आप K की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो निकाल सकते हो और आगे फिर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली आपका A इक्वल टू K बाई B है। ठीक है, याद दिला देता हूं आप लोगों को। और बच्चे याद करो, या याद क्या करना है इसमें, जैसे आपका थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी चाय का एग्जाम्पल दिया था, वो तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। थोड़ा वैसा एग्जाम्पल देता हूं जैसे नंबर ऑफ, सॉरी, और देखिएगा प्लीज, बहुत अच्छा दिमाग में बात आई है। इनकम ऑफ स्कूल, यार इनकम को Y से रिप्रेजेंट कर दूं? सबको पता है ना इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Y से। इनकम ऑफ ए स्कूल इज प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आ रही है बात समझ में? नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने आप में यूनिट है कि नहीं है? और इनकम अपने आप में एक यूनिट है। ये किस में होगी? रुपीज में। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में नहीं होते? रुपीज में नहीं। और सुनो भाई, किस किस को यहां पे स्कूटी कार चलानी आती है? बेटा एक बात बताओ, अगर गाड़ी की स्पीड तेज बढ़ाते जाएंगे तो उससे जो फ्यूल इकोनॉमी होगी किलोमीटर पर लीटर, क्या बोला? किलोमीटर पर, यानी कि 1 लीटर में जो गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी ना।
तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कॉस्ट ऑफ अ फ्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्पीड ऑफ, कॉस्ट ऑफ अ फ्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? समझ गए बात को? तो यहां पे आपका वैसे तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, तुम्हें कौन सा पता है, ठीक है यार मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला। लेकिन मेरा मन था कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट सिखाना है, तो एक क्या सिखा दो, इनवर्सली, और तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन खैर आपको ये तो पता है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल और स्पीड जो है वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। क्या होते हैं आपका? तो ये बेसिकली आपका, मैंने आपको प्रोपोर्शन का ये भी बताया, इसका यूज नहीं होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं बेटा, और आपका जैसे कि आपको ये भी पता ही है, और फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बोल दूं, बेटा ये कौन सा प्रोपोर्शन है? फर्स्ट। ये कौन सा है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? समझ गए बात को? तो यहां पे आपका इतना बताने के बाद अब मैं चाहूंगा कि हम हेडिंग बनाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जरा देख लीजिएगा, फॉर A is to B प्रोपोर्शनेट टू C is to D। आइए जरा देखते हैं, और सबसे पहली टर्म, पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, और ये है बेटा जी आपकी इनवर्टेंडो। बेटा यहाँ पे इसमें दिमाग मत लगाना, कैसे बना क्या बना, रूल्स है, इनको एज इट इज याद करना है, इनके पीछे का कोई खास लॉजिक नहीं होता। और सबको बता दूं, जो अलजेब्रा है ना, वो पूरी की पूरी ग्रीक लोगों ने डेवलप करी है। किसने? इसीलिए तो अलजेब्रा में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ओमेगा, ये सब क्या है? ग्रीक लोगों के एबीसीडी है। तो ना मतलब इसके एक अलजेब्रा को सॉल्व करने के उन्होंने नियम बनाए हैं, उन नियम्स को हमें, रूल्स को याद करना है, दैट्स इट। तो इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो में क्या कहा जाता है कि अगर कभी इनवर्टेंडो करना होगा तो इनवर्टेंडो किससे होता है? इनवर्स से। किससे होता है? इनवर्स समझता है ना, उल्टा। तो A is to B क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट टू, ठीक है। इसके अलावा अगला है बेटा जी आपका अल्टरनेंडो। क्या है आपका? अल्टरनेंडो। और अगर अल्टरनेंडो की बात की जाए तो बेटा जी आपका यहां पे क्या होता है अल्टरनेंडो में, देख लेना। और मैंने क्या करा है जरा नोटिस करना, आपको दिख गया होगा कि बेसिकली मैंने क्या करा कि जो यहां का टर्म थी वो यहां ले आया, और जो यहां की टर्म थी वो यहां पे, यानी कि अल्टरनेंडो में इंटरचेंज होता है, पूरा रेशो नहीं बल्कि बीच के, यानी कि मीन प्रोपोर्शन इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक है। और दोस्तों आपको बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन लेकिन अच्छे आते हैं, मतलब आपको करते वक्त भी इंटरेस्ट भी मेंटेन हो सकता है अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो। आगे देखिएगा, और आपका अगली चीज है बेटा जी आपकी, मैं थर्ड टर्म बता रहा हूं, और ये है बेटा जी आपकी क्या? कॉम्पोनेंडो। क्या है आपकी? कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो अगर कभी करेंगे तो पता है क्या करते हैं, सब देखो इसी पे एप्लीकेबल है। A plus B is to B proportionate to C plus D is to D। अरे बोलो ठीक है। A plus B is to B और आपका क्या? C plus D is to D, ठीक है ना, ये कॉम्पोनेंडो है। इसके अलावा अगला है डिविडेंडो, और डिविडेंडो है A माइनस बी इज टू बी, C माइनस डी इज टू डी। अरे बोलो ठीक है, हैं? कॉम्पोनेंडो में प्लस होता है और डिविडेंडो में माइनस, और डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं किसमें? न्यूमरेटर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा यहां पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ
कॉम्पोनेंडो साथ के साथ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की अगर बात करें तो बेटा यहां पे आपका a प्लस बी इज टू a माइनस बी, भाई ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और अगला क्या होगा बेटा c प्लस डी इज टू c माइनस डी। ठीक है, इतना लिख लिया है। लास्ट में चलते हैं और जरा देख लीजिएगा बेटा कैसा होता है प्रोपोर्शन। इधर देखो, प्रोपोर्शन का ये मतलब है a बाय बी बराबर c बाय डी बराबर e बाय एफ, और यह चलता जा रहा है। इसका ये मतलब है बच्चे कि आपका ये जैसे अगर आप कट करो ऐसे सबको, तो जितने भी रेशियो दे रखे होंगे जब आप इन सबको कट करोगे तो आंसर आएगा कुछ और नहीं बल्कि किसके बराबर, कोई नंबर आएगा। क्या आएगा, कोई, समझ गए। और इससे एक चीज ये याद रख लेना, एक तरीके से देखा जाए तो a की वैल्यू क्या हो गई बताओ, b इंटू के, c की वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया, e की वैल्यू f इंटू के। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी ये है कि आपका कितनी हो चुकी है, अभी 5 हो चुकी है, अब 6th लिखनी है, और देख लीजिएगा। हाँ जी, 6th है आपकी एडेंडो। क्या है 6th, एडेंडो। अब एडेंडो की अगर बात करें तो एडेंडो का मतलब हो गया बेटा जी आपका क्या, एडेंडो की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर अगर a बाय बी बराबर है c बाय डी बराबर है e बाय एफ के, तो अगर आप सारे के सारे न्यूमरेटर यानी कि एंटीसीडेंट्स को प्लस करो और उसके बाद सारे के सारे डिनोमिनेटर यानी कि कॉन्सिक्वेंट को प्लस करो और फिर डिवाइड करो, सर यकीन मानना ये भी जब आंसर आएगा तो कुछ और नहीं बल्कि किसके बराबर, k के बराबर ही आएगा। किसके बराबर, और ये बेसिकली आपका क्या है, एडेंडो। लास्ट प्रॉपर्टी वो है सब ट्रेंडो। क्या बोला, सब ट्रेंडो। तो सब ट्रेंडो के अंदर ये बताया गया कि सर प्लस छोड़ो, अगर आपने माइनस भी करे आपस में, प्लस छोड़ो अगर आप माइनस भी करे आपस में तो भी आंसर आएगा, और अलग नहीं बल्कि क्या, सेम कांस्टेंट आएगा। और बेसिकली आपका ये हो गया क्या, एडेंडो और सब ट्रेंडो। कनिष्का, आप मैंने देखा नहीं आपने कब ज्वाइन किया है, आई थिंक अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें, आर यू गेटिंग द थिंग्स, मतलब समझ में आ रहा है आप लोग आपको या नहीं। ठीक है, प्लीज रिप्लाई इट। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैंने प्रॉपर्टीज बताई, और एक बार आपके लिए वैसे तो अभी बताई थी इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं दोस्तों, और आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कनिष्का। और देखिए, आइए मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं आपके साथ, सॉरी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, और देखिएगा। अगेन मैंने कहा मैं एक नॉर्मल स्पीड से बताता चलूंगा, हाँ अगर आपसे फास्ट हो रहा है तो आप करते जाइएगा। और देखिए, क्योंकि ये अभी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन अभी तो बेसिक है। तो यहां पे आप जरा देखिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ सर। अरे मैंने कहा ये लो यार क्या दिक्कत है, और यहां पे आपका फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया।
तो आप सबको पता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, डी होता है ना। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 8 6 जा कितना हो गया 48 बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मैंने उसे क्या मान लिया x, तो ये 4x हो गया। और सबको पता है x का वैल्यू अब कितना हो गया 12 हो गया। तो जो चौथी टर्म है d वो किसके बराबर होनी चाहिए 12। अच्छा हुआ देखो यहाँ पे ये रीजन होता है कि इसीलिए ना पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में बता के तभी क्वेश्चंस करे जाते हैं। क्योंकि देखो अब मैं इसमें अटक गया, क्यों, क्योंकि मैंने ये वाली बात अभी डिस्कस करनी बाकी रह गई थी, मुझे याद नहीं रहा। और देखिए जरा यहाँ पे मैं अब आपको करवा के दिखा देता हूँ ये भी पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्किप करना बीच में सही नहीं है। इससे बेटर है कि 1 मिनट रुक के पहले कॉन्सेप्ट सीख ले। एक चीज होती है बेटा जी जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं जिसको? और कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन जो होता है वो आपका कैसा होता है जरा देख लीजिएगा। ये देखो A:B:C:D:E:F, ठीक है ना, ये आपका है। और पता है इसे कैसे लिखा जाता है? इसे ऐसे लिखा जाता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन है, इसे ऐसे लिखा जाता है A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E बराबर E/F, ठीक है ना। और बेटा यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, वेयर A/B/C/D/E and F all terms must be of same kind. A/B/C/D/E/F all terms must be of same kind, और same kind का मतलब है सेम यूनिट्स। सेम काइंड का मतलब क्या है? सेम यूनिट्स, पक्का। तो यहां पे आप जरा देखिएगा और सुनो, इसको ना कॉन्टिन्यूअस रेशियो भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है इसे? और क्यों बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस रेशियो? बिकॉज ABCD सारे के सारे अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर के हैं, सेम, तो कॉन्टिन्यूअस रेशियो भी बोल देते हैं इसे और कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन भी। वैसे तो ये रेशियो ही है, लेकिन आप देख रहे हो इसे प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका A/B बराबर किसके है, और जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगी दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, इसलिए कहा जाता है। एक बात और, इसमें क्या सर ऊपर वाले की बजाय इसमें क्या ही एक्स्ट्रा है? बेटा पहले तो देखो, ध्यान से देखो, खुद देखना कहां गया, ये रहा। ये चीज जो थी ये मैंने आपको नॉर्मल प्रोपोर्शन सिखाया और मतलब भी आपको बताया। एक्सक्यूज मी, ये देखो समझ रहे बात को? A/B C/D और E/F। अच्छा इधर देखो, अब इसमें क्या है? A/B बराबर बराबर बराबर, ठीक है ना, फर्क समझ में आ गया ना दोनों में। और दूसरी बात ये बेटा ध्यान रखना, ये वाला जो प्रोपोर्शन है नॉर्मल प्रोपोर्शन, इसमें हमेशा जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, कितनी आएंगी बेटा? 4। कितनी आएंगी? लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस वाला है ये 3 पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। ये 3 ले लिया, A/B बराबर किसके? 7 के साथ। जो एक बात बतानी है वो ये कि अगर यहां पे मैं लिख दूं इफ A:B:C, if A:B:C are in the ratio, in the continuous proportion या continuous ratio, एक ही बात है। तो जैसे आपको मैं बताऊं, सुन लो, बीच वाला B जो है उसे क्या बोलोगे? मीन। क्या बोलोगे उसे? मीन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला और आखिरी वाला A और C जो है उसे क्या बोलोगे? ठीक है सर। दोस्तों ये बात याद रखना कि आपका इसका मतलब है A/B बराबर किसके? B/C के।
तुम सबको पता है जब भी इक्वल का साइन आता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है और ये क्या हो जाएगा a इंटू सी बराबर किसके बी स्क्वायर के, a इंटू सी बराबर किसके बी स्क्वायर के, और आपका b इक्वल टू क्या हो गया a और c का अंडर रूट। क्या बोला a और c का अंडर रूट। तो हमेशा याद रखना एक तरीके से ये किस में चलेगा कॉन्टिन्यूअस रेशियो में चलेगा, किस में चलेगा कॉन्टिन्यूअस रेशियो में। और आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन, देखिए भाई ठीक है ना, चलो आगे। ये देखो अब नहीं अटकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। कहता है थर्ड प्रोपोर्शन, मैंने कहा यार थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि किसकी बात कर रहा है सी की बात कर रहा है, मैंने उसे एक्स मान लिया। आपने अभी अभी सीखा कि b का स्क्वायर यानी कि b मतलब 18 का स्क्वायर बराबर होता है a इंटू सी के यानी कि 12x के। बेटा लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें स्क्वायर तुम्हें सिखाया था ना, है कि 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो सुन लो, लास्ट क्लास में इन बच्चों को मैंने ये बोल दिया, कोई शॉर्टकट वॉटकट नहीं, मैंने ये बोला कि यार तुम्हें ना अगर तुम मेरी एक बात मानो तो ये देखो ये स्क्वायर ना 28 तक के स्क्वायर्स याद कर लेना। तुमने कहा 28 तक ही क्यों, कोई रीजन नहीं है, मुझे 28 तक याद है। क्या बोला, मुझे 28 तक याद है, तो मेरा काम चल जाता है, मैं कहीं अटकता नहीं हूं। तो मैंने कहा आपको भी 28 तक बोल देता हूं, और 12 तक के क्यूब याद है मुझे, तो उससे काम थोड़ा सा क्या होगा जल्दी होगा। क्या होगा काम, तो मैंने ये लिखवा दिए और ये कंफर्म करवा दिया। भाई सबसे पहले किसी और से कहो कि याद कर ले, पहले ये दिखाना पड़ता है कि मुझे याद है, तो मैंने ये सारे लिख के सिर्फ ये शो करके दिखाया था कि मेरे को याद है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जिसको नहीं है उन्हें याद करने हैं, किसी को भी नहीं थे वैसे तो, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, क्योंकि काम ना जल्दी करता है वो बच्चे जिसको स्क्वायर्स वगैरह याद होते। तुमने कहा कैलकुलेटर है, हमारे पास कैलकुलेटर है, किसके पास है कैलकुलेटर बताओ, किस किस के पास है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए जैसे मैं इन बच्चों से पूछ लेता हूं कि चलो एक काम करो 12 का क्यूब बताओ, करो कैलकुलेटर पे 1728। तुम कैलकुलेटर उठाने की सोच रहे हो, मैंने आंसर बता दिया। समझ में आया जल्दी का मतलब है ना, ठीक है ना भाई। दिव्यांशु तूने अभी तू कैलकुलेटर निकालेगा, मैंने आंसर बता दिया। तुमने कहा कितना समय बचा लिया, आपका नाम क्या बेटा, दीपक कह रहा है सर कितना समय बचा लिया, 5 सेकंड 10 सेकंड। मैंने कहा, कहता है क्या ही कर लिया फिर आपने। मैंने कहा एक काम कर, 100 क्वेश्चनों को 10 से मल्टीप्लाई कर, 100 इंटू 10 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड को डिवाइड कर दिया मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 16 मिनट। पेपर में पता क्या कहता है बच्चा, सर अगर 15-20 मिनट और मिल जाते ना सर तो ना पूरा पेपर हो जाता है। ऐसी टाइम बचाना, समझ गए। चल आगे देखिएगा, और आपका 18 का स्क्वायर 324 और 12 से डिवाइड कर दो हाथ के हाथ, कितना आ गया बेटा 27, ठीक है। अगली क्लास से सब कैलकुलेटर लेकर आए करें, ठीक है। आगे देखो, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 और 81। अब मीन बोला है, मीन मतलब बीच वाला, यानी कि बी कह रहा है बी बताओ, तो बी बताने के लिए तुझे पता है ना ए और सी का क्या करना होता है, स्क्वायर रूट, है ना। कुछ एक बच्चे ने मुझे ना, आज सुबह की बात है, नया बैच ही था, कहता सर क्यों लिख के दिखा रहे हो ऐसे, डायरेक्ट बोल दो 5 इंटू 9 45। अरे मैंने कहा यार अच्छी बात है तेरे को, लेकिन मुझे सबका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे आप जरा देखिए, और 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 5 और ये 9, आंसर कितना आ गया। और एक बात बताऊं, जो बच्चे जिनका बेसिक थोड़ा वीक हो अलजेब्रा में या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो, बेटा कोई किसी बात का बुरा नहीं है, लिख लिख के करना तुमने कहा लेकिन पेपर में सर शीट अवेलेबल नहीं होती, पेपर तक लिखने तक की हैबिट रहेगी ही नहीं, पेपर तक लिखने की हैबिट। ऐसा अगर 4 क्वेश्चन कर लिए ना तो 5वें क्वेश्चन में तुम वही करोगे जो उस बच्चे ने मुझे कहा था, अरे सर हो तो गए, ऐसे बोलोगे सर क्या करना है इसमें, बस 5 इंटू 9 45, ये लो आंसर आ गया। तो वो 4 बार जब आप क्वेश्चन करोगे तुम्हें रट जाएगा कि हर बार क्या करना होता है, ए इंटू सी का स्क्वायर रूट, ए इंटू सी का स्क्वायर रूट, ए इंटू सी का, तो अपने आप दिमाग आपको क्लिक करेगा। बेटा यहाँ जल्दी करने का ये मतलब नहीं जल्दी सोचो, यहां पे आप प्रैक्टिस इतनी करो दिमाग अपने आप जल्दी सोचता है, देखते ही इसका आंसर ये है। क्लियर है। तो यहां पे आपका
नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26। अच्छा, वो कह रहा है कि सर x टू 26। अरे x टू 26 का मतलब जानते हो ना, x is to 26। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट, यानी कि बराबर क्या हो गया, 6 is to 30। पक्का? तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन के। और यहां पे आप सब गए ना, 13 से 26 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई x की वैल्यू, जो कि अवेलेबल नहीं है। अगला देखो, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a a स्क्वायर c। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन x है, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर c, और क्या हो जाएगा, अब मैंने कहा निकालना क्या है, कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन x जो माना है। अरे मैंने कहा हाँ याद आ गया, तो आंसर आ गया बेटा, a से a कैंसिल हो गया, ac अपॉन में 2 इक्वल टू x। जो मैं लिख रहा हूं वो बच्चा सोच भी सकता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी को समझाना नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। आ रही है बात समझ में? ये बेसिक है बेटा, इतना आसान पेपर में एक्सपेक्ट हम नहीं करेंगे। ऐसा ये नहीं कहूंगा ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, आता है, इतना बेसिक भी आता है। ठीक है, मिला जुला करते हैं पेपर। तो रीजन है ना बेटा, मेरा बस चले तो मैं तो दूं ही ना आसान। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी थॉट क्या है कि मैंने सिखाया तो है ये वाला भी, मैंने सिखाया तो है वो वाला भी, क्यों नहीं करेंगे ये। लेकिन आईसीआई कहता है सर बच्चे हैं ना, आप तो टीचर हो। तो मैंने कहा फिर, कह रहा अगर ऐसा पेपर मैंने बना दिया ना तो आप तो मेरी दुकान बंद करवा दोगे। पता चला फाउंडेशन में कोई पास ही नहीं हुआ, तो या हुए भी तो कितने, 10 बच्चे। ठीक है, तो आप सोचो, कहते जी ऐसा हम नहीं कर सकते, हम नॉर्मल पेपर रखेंगे। तो पेपर हमेशा नॉर्मल आता है दोस्तों। हाँ, तैयारी खराब हो सकती है, तैयारी अगर ढंग से नहीं करी तो नहीं होगा, वही नॉर्मल वाला पेपर ही। अब इधर देखो, आगे चलते हैं और हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है, कहता है मीन प्रोपोर्शन, बीच वाला निकालना है भाई, यानी कि बी निकालना है, और इन दोनों का फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जो बच्चा बेसिक ठीक होगा वो समझ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का वाई बाहर आ गया, 12 और 27 को मल्टीप्लाई करेगा कैलकुलेटर पे 324 आएगा। 324 स्क्वायर रूट किसका होता है, 18 का। तो आंसर आपका ऐसे निकालेगा। ठीक है, अच्छा नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया। इधर देखना, अब ये वाला क्वेश्चन है, कनिष्का और राधा प्लीज मेंशन करें बेटा आपको चीजें आ रही है नहीं। a इक्वल टू बी बाई 2 इक्वल टू सी बाय 5 इक्वल टू किसके बराबर, k। तो यहां पे आपका, अब यहां पे देखो, आज बता रहा हूं, अगली बार से आप खुद क्लिक करना। a की वैल्यू क्या है बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू। तो अब ये कह रहे हैं कि सर रेशियो निकालना। अरे मैंने कहा यार हो गया रेशियो। और इधर देखना भाई, अगर मैं a b और c को तीनों को कट करूं तो सबको दिख रहा है क्या कट रहा है, k से कट रहा है ना। तो a का रेशियो क्या आ गया, b का, c का। मुझे उम्मीद है हर किसी बच्चे को क्लियर था। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, आगे देखिए, इन तीनों को बराबर किसके कर दो, k के। अरे समझ गए ना। अब देखो ना, अगली बार में ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही होगा ना, एक एक स्टेप स्किप होते जाएंगे। ये ब्रैकेट लगाना चाहिए था, लगाया नहीं इन्होंने। a की वैल्यू कितनी लिखूं बताओ, सुनाई नहीं दिया। a अपॉन में 3 इक्वल टू k है, तो a की वैल्यू क्या लिखूं, 3k। b की वैल्यू, c की वैल्यू होल डिवाइडेड बाय c के नाम पे। बेटा ऊपर टोटल बताओ,
आंसर कितना आ गया? क्लियर है? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। और बेटा सही बताऊं, मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाता हूं, जो तुम्हें आता है वो कितना भी मुश्किल हो, सबको आपको क्या लगेगा? आसान। और जो तुम्हें नहीं आता वो कितना भी आसान क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगेगा? मुश्किल। ठीक है ना? ऐसे समझो कि आप लोगों को हम कहें कि ट्रक चलाना है। क्या चलाना है? ट्रक। वो कम से कम 30 पहियों वाला ट्रक। तुम कहोगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, है ना? लेकिन जो लोग रोज करते हैं, चलाते हैं, वो तो भाई साहब ट्रक को ऐसे जैसे आप अपनी स्कूटी नहीं चलाते होंगे वैसे वो ट्रक चला देते हैं। तो इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार मैं ना खाटू श्याम जी जा रहा था, सुना होगा नाम आप लोगों ने। तो वहाँ पे ना बीच में 2 गाड़ियाँ थी हमारी, एक गाड़ी खराब हो गई, कुछ उसकी डीजल का अंदर दिक्कत आ रही थी। मतलब भाई रात को 2 बजे, तो हमने क्या करा कि जो लेडीज़ थी उनको एक गाड़ी में शिफ्ट करा और उनको भेज दिया गाड़ी को। अब दूसरी गाड़ी खड़े रहने का क्या ही लॉजिक है, रात को 2 बजे कौन सा मैकेनिक होता है। अब हम देख रहे कहीं टायर टंगा हुआ, किसी दरवाजा शटर पे लात मार रही, कोई उठ के आवाज बोल दे, शायद कोई मैकेनिक को मिल जाए। तो ना हम ऐसे एक तिराहा सा था, ऐसे एक रोड यूं जा रही है और एक रोड ऐसे कट रही है, कम से कम इतना ही लंबा 30 पहियों वाला ट्रक, इतनी तेज मैं क्या बताऊं। वो ऐसे जा रहा था, तो हमें कहा सीधा जाएगा, उसने ऐसे लिए यूं कट गया, और उसने जानबूझ के काटा था ऐसा, क्योंकि वो आगे लेके काटते हैं ना, क्योंकि पीछे तक की बॉडी जो है वो सीधी जाए। उसने ऐसे, भाई साहब हमें तो एकदम से उसको देख के ना मौत सी याद आ गई, और इतनी तेज हॉर्न बजाता हुआ 1 सेकंड में उसने ऐसे काट दिया। तो मतलब हम साइड थे, सेफ रहे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ना, अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ना, जब इंसान जो काम रोज करता है वो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, उसमें क्या हो जाता है? प्रोफेशन। तो आप बस इस बात को याद रखना, मुश्किल कुछ नहीं है, सारा खेल किसका है? आपकी प्रैक्टिस का, जिसमें तुम आलकस दिखाओगे मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बीच बीच में अवेयर करता रहूंगा कि सही चल रहे हो या गलत। अब इधर देखो, यहां पे ये हो गया, और आगे देखते हैं दोस्तों, कहां तक कर लिया हमने? 9 तक कर लिया ना। हाँ चलो ये वाले भी देखते हैं। और यहां पे आपका और इधर देखो, यहां पे मैं सही बताऊं, ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे तो ये कहता है, उसके दिमाग में ये चलता है कि ना ये पी क्यू और आर बाई एस ये तीनों बराबर है, प्रोपोर्शनेट है, मतलब तीनों बराबर है। फिर बच्चा देखता है पूछा क्या है, कहता है पी बाय क्यू और एस बाय आर। तो उसका दिमाग में ये चलता है कि पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय एस बाय आर। अरे बोलो सी है, ठीक है ना। देखो इसी चीज को पहले ऐसे लिखा और इसी चीज को ऐसे लिखा, ये सब बच्चे के दिमाग में सेकंड्स में आ जाता है। फिर उसके दिमाग में चलता है कि P बाई क्यू बराबर तो R बाई एस के, लेकिन P बाई क्यू और S बाई आर इसका अपोजिट, एक दूसरे के रिवर्स नहीं हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए। और अगर ये दोनों एक दूसरे के यहां पे रिवर्स चल रहे हैं तो ये तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया? 1। वो सॉल्व ही नहीं कर रहा। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, लेकिन वो ये कह रहा है कि PS is to QR है, यानी कि PS QR का मतलब P बाई क्यू इंटू S बाई आर। वो कह रहा है P बाई क्यू और R बाई एस तो बराबर है, लेकिन S बाई आर तो P बाई क्यू का उल्टा है। और अगर S बाई आर P बाई क्यू का उल्टा है तो कोई दो एक दूसरे की रेसिप्रोकल चीजों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? 1:1। आप देखो ऐसे भी देखो, मैं लिख के जरूर दिखाऊंगा। P बाई क्यू के लिए मैं क्या लिखूंगा? 2.5 अपॉन में 1.5। लेकिन S बाई आर के लिए बताओ क्या लिखूं? अब मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो 1.5 अपॉन में। और मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद तो कुछ बची बात नहीं है। आंसर क्या आएगा दोस्तों? लास्ट क्लास में रेशियो करवाते वक्त, ठीक है ना, सब क्लियर है ना? रेशियो करवाते वक्त ऐसे मैंने एक ना चीज सिखाई थी, और मैंने ये सिखाया था कि जैसे कभी तुम्हें कोई स्टेटमेंट दी जाए, कोई स्टेटमेंट दी जाए तो इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर भी कितनी है? 1।
तो यहां पे ऊपर वाले सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल और नीचे वाले सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल अगर सेम हो, क्या हो? तो ऐसे में आप क्या करते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो और देखो x की वैल्यू क्या है 2.5, अरे z की वैल्यू भी तो क्या है 2.5, y की वैल्यू क्या है और w की वैल्यू भी क्या है, ऊपर 5 हो गया नीचे 3, आंसर कौन सा हो गया? पक्का? अब यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको भी देख लो, इसमें भी यही है बेटा। देखो एक चीज भी सिखाता हूं अभी, 5x माइनस 3y अपॉन में 5y माइनस 3x बराबर 3/4 के दे रखा है। कह रहा है x इज टू वाई बताओ, मैंने कहा बता देंगे, लेकिन इधर देखना सभी, ऊपर दिए गए सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल कितना आया, नीचे दिए गए सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल कितना आया, तो यहां पे आपका 5 और आपका, मैं मान लेता हूं ए ऑप्शन आंसर होगा। तो देख लो मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 2 और y की जगह 9। अरे ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करता हूं, 10 माइनस 27, अरे माइनस 17 आया कि नहीं आया है? अब माइनस 17 आया, क्या माइनस 17 बताओ, तुम बता दो किसी भी तरीके से 3 बन सकता है? अरे 17 को कट करके 3 बना पाओगे? इसका मतलब आंसर ए ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बी ट्राई करते हैं। बी में बेटा जी क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 7 जा 3 2 जा 29 आ गया। यार सारी बातें ठीक है, क्या 29 किसी भी तरीके से 3 बनेगा? बोलो, ये भी नहीं है। ऐसी तो करना है, छोटा कहते ना छोटा कैसे करे, और इतनी कैलकुलेशन तो दिमाग में हो जाती है। सर सी देखना, मैंने कहा सी देख लेते हैं, 7 और 9, तो मेरे दिमाग में चल रहा है 5 7 जा 35 और 3 9 जा 27, 35 में से 27 गया, क्या आ गया 8 भी 3 में कन्वर्ट, क्योंकि तुम्हें पता है बाद में इसे 3 में कन्वर्ट करना है। कंफर्म्ड हो गया, आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तुम्हें वहम आए बेटा, अपने सारे वहम दूर करना, समझ रहे हो मेरी बात? समझो, एक क्वेश्चन को अगर तुम्हारा 3 तरीके से करने का मन है तो 3 तरीके से करके, यही तो वो चाहते हैं, दैट यू मस्ट बी सो मच क्लियर कि आपसे हम कैसे भी पूछे आपको आंसर आता हो। वो यही तो चेक कर रहे हैं, हाउ मच क्रिस्टल क्लियर यू आर इन योर बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स तो चेक कर रहे हैं, और ये सब क्या है? बेसिक्स ही है। आगे देखो, तुमने कहा अच्छा वैसे देखो, और कोई कैसे इसे सॉल्व भी कर लेते। बेटा देख, ये सब काम तो मैं ओरली भी कर सकता हूं, लेकिन अगर इसे सॉल्व करने के लिए तुम जरा सा भी कहते हो, देखना जरा, मैं ये नहीं कहूंगा तरीका बुरा है, लेकिन थोड़ा सा ना स्पेस खर्च होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 20x माइनस 15y माइनस 29x इज इक्वल टू कितना 27y। आ रही है बात समझ में? तो x और y की रेशियो क्या आनी थी 27 अपॉन में 29, ये आनी थी, और ऐसा कुछ भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? तुमने कहा लिख लेते हैं, लिख लो, इस क्वेश्चन के लिए तो मना नहीं कर सकता, लेकिन लिखना हमेशा हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अवॉइड। लेकिन सुनो, जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या कहीं अलजेब्रा में थोड़ी वीकनेस है, शुरुआत में शॉर्ट की करने की बजाय आप प्रॉपर करो। हाँ, अगर आपसे हो रहा है शॉर्ट, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला स्टेप अगला होगा, उससे अगला स्टेप होगा, तो स्किप कर दो। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो एक एक स्टेप करके करो, बाद में आप क्या हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना,
देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसानी से कर सकते हैं, ये देखो, बस यही छोटी छोटी बातें सिखानी है, और भी है, बस बातें तो बहुत है। ये देखो, इसको कोई सॉल्व करने बैठ जाए, तो अगर इसे सॉल्व करने बैठ जाएगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैंने कहा a और b 3:2 है, देखना यहाँ पे a और b ये वाले होंगे ना दोनों, क्या ये 3:2 बन रहे हैं? हाँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा, अच्छा जी। उसके बाद b और c 3:5, तो यहाँ पे आपका b और c 3:5 करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा, मैच कर रहा है, तो यही मेरा आंसर। बोलो हाई है ना, सॉल्व नहीं करना पड़ा। अच्छा, तुमने कहा सर सॉल्व करना होता तो क्या करते? ये भी बेटा, कभी भी मन में जो बात है मुझसे जरूर पूछना, ठीक है, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। सर अगर वाले सॉल्व करते तो कैसे करते? बेटा ये वाला b है और यहाँ पे b है, तो दोनों b कॉमन बनाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इधर b कितना है, 3 है ना, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे करूंगा तो ऊपर भी। अरे रेशियो का पता है ना, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी, ऊपर से और नीचे को कट कर रहे हो तो बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करते ही सब कुछ। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 6। यहां पे बेटा जी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6, और ये कितना हो जाएगा 10। तो बेटा 9:6:2। तुम ऐसे करते, मैंने जैसे करा, फर्क तो है ना। तुमने कहा ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड्स का फर्क आएगा, 10-15 सेकंड का, बस मेरा वही मेरी मार्जिन है। क्या बोला मैंने, वही मेरा। आप देखो, सुनो, मैं ना गाड़ी चलाता हूँ, तो हाईवे पे जैसे कभी बात आती है, तो मेरे घर वाले भी, कोई भी मुझे बहुत तेज चलाने तो देते ही नहीं, मतलब 90-100 भी जाती है गाड़ी तो वो कहते नहीं 80 पे ही चलना है, ठीक है। अच्छा, मेरा कोई रिलेटिव है, उसकी गाड़ी भी थोड़ी सी अच्छी है, डीजल वाली गाड़ी है, तो पिकअप उसमें ज़्यादा अच्छा आता है, तेज चलती है मतलब वो, तो वो 90-100 पे चलाता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। कितने का फर्क आता है, 20 का फर्क है। हाँ, डीजल की गाड़ी की होने की वजह से ओवरटेक बहुत अच्छा करता है। ओवरटेक समझते हो ना, एक गाड़ी से आगे, क्योंकि स्पीड बहुत तेज मिल जाती है एकदम से, वो मेरी वाली गाड़ी में वैसी नहीं मिलती। आपको यकीन मानना, जैसे 1 घंटा में कितने का फर्क आ जाएगा, वो 20 किलोमीटर आगे, हम 20 किलोमीटर पीछे। 2 घंटे में वो 40 किलोमीटर आगे, हम 40 किलोमीटर पीछे। 3 घंटे में, 5 घंटे में वो 100 किलोमीटर आगे होता है और मैं 100 किलोमीटर पीछे। अबे कहां पहुंचे भाई, यही मैं कह रहा चलो, मैं 10-15 सेकंड जो बच रहे हैं ना, ये तुम इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि यही 15-15 सेकंड तुम्हारे वहां पे क्या होगा, तुम्हारा पूरा पेपर करवा पाएंगे। नहीं तो आता तो पूरा पेपर होगा, क्योंकि मैं इतना सिखा दूंगा, लेकिन तुमसे पूरा पेपर हो नहीं पाएगा, क्योंकि सर आता था छूट गया, लेकिन उसका क्या ही फायदा, आता था छूट गया, नंबर तो नहीं आ सकते ना बेटा। यहां पे हमारा हमेशा का ट्रेंड रहा है, हर बैच में, देखो अब तो रैंक बंद हो गई, हर बैच में आज तक जितने बैच पढ़ाए हैं इस सेंटर पे, हर बैच में रैंक आई है, 1 या 2 रैंक आई है हर बैच में, और स्पेशली जो नवंबर वाला होता है, और हर बैच में कुछ बच्चों के तो 90+ आए हैं, 80+ वालों की भी लाइन है। इस बार का जो रिजल्ट रहा था वो भी ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो आप सबको देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो ये एक लेगेसी है इसको मेंटेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 100 के बारे में सोचना है, किसके बारे में, ठीक है ना। 100 नहीं आएंगे तो देखी जाएगी, लेकिन टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 100। समझ गए बात को, उससे नीचे नहीं, ठीक है। पिछली बार भी आप देखो रिजल्ट लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा किसके क्या आए थे, ठीक है ना। ये नहीं कहूँगा कि कोई फेल नहीं हुआ भाई, लेकिन बेटा मैंने तो पूरी कोशिश करी थी समझाने की, ठीक है। जब बच्चा अपने ट्रैक से हटता है ना, तो मैंने एक बच्चा, अच्छा बच्चा था, मतलब पास हो सकता था, सीए के लायक था वो, लेकिन बेटा कई बार थोड़ा सा एज ग्रुप ऐसा होता है ना, थोड़ा बच्चा एरोगेंट हो जाता है। मेरा कोई पर्सनल
फायदा तो है नहीं। अगर कोई गलतियां कर रहा है तो भाई होमवर्क नहीं करके ला रहा, 1 नहीं करके ला रहा, 2 नहीं करके ला रहा, 3 दिन नहीं करके ला रहा, तो फिर इसका मतलब क्या है, आपका ध्यान ही नहीं है बेटा। तो वो बेचारा रह गया। मुझे ध्यान है जिस दिन रिजल्ट आया था ना, मेरी नई बैच की क्लास चल रही थी, वो बाहर भाई साहब आंखें लाल उसकी, बहुत पेन हुआ मुझे दुख देख के उसे। लेकिन आप समझना उस दुख का मेरे पास कोई ऐसे शब्द थोड़ी है कि मैं बोलूं और वो हंसना शुरू कर दे, नहीं, वो दुख तो उसे बियर करना ही पड़ेगा। लेकिन बस मेरे को तो उस दिन की याद आ गई जब मैंने बोला था, तो उसने थोड़ा सा एरोगेंसी में बोला कि ना अरे सर मैं कर लूंगा, फिर उसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया। तो आप ये भी मत सोचना कि आप 10th में 90% वाले हो। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ 92% का बच्चा था, ठीक है। तो आपके 12th तक के 90% मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी इममटीरियल है, क्योंकि वो पढ़ाई का तरीका बड़ा अलग है, वहाँ पे पेपर का तरीका बड़ा अलग है, यहाँ पे पेपर का तरीका बड़ा अलग है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे हाँ, क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे अभी 14, 15, 16 और 17, ट्राई करिए। डन, गुड। बाकी कर चुके हैं बेटा? बिल्कुल वही है जो अभी सिखाए थे। 16, 17 थोड़े से अलग भी हैं, तो मुझे लगता नहीं कुछ खास हैं, आप लोग करके देख ही रहे होंगे। ट्राई टू बी वेरी फास्ट। बेटा अपना नाम बताओ। शिल्पी, लिखना आदत मत बनाइयो। तेरे से हो नहीं रहा, तेरे से सोचा नहीं जा रहा हो, देन इट्स ओके, यू कैन गो बाय राइटिंग, बट इट शुड नॉट बी योर हैबिट। ठीक है, आपको ऐसे करना है क्वेश्चन देख, कैसे हाथ ऐसे बंधे हुए होंगे तेरे, और तू क्वेश्चन को देख रही होगी बस। ठीक है, हाँ अगर तुमसे दिक्कत आ रही है तो फिर आप लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ आपके होना, तरीका ये है। आप यकीन मानना, मैंने पढ़ाना जब शुरू किया था सीपीटी वाला टाइम पे, मैंने 2005 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 2006 में सीपीटी आया था, 2006 से लेकर 2010 तक मैं ऐसे पढ़ाता था मैथ्स। लेकिन बच्चे वो चक्कर क्या है, फिर क्लास में कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो नहीं, मैं जब बोलता था ना कि यहाँ पे जैसे 14 क्वेश्चन है, तो मैं सीधा कर रहा था बेटा वही के वाला याद करो, बच्चे कहते थे हाँ ठीक है। तो मैंने कहा 2 × 2 4K, 5 × 3 15K, 4K में से 15K गया -11K, 4 7 जो 28K, 11 में से 28 गया 17K, और नीचे 2y तो 6K, 17/6 आंसर आ गया। मैं ऐसे पढ़ाता था। जो बच्चे की मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे साथ साथ चल पा रहा है वो तो समझ जाता था, लेकिन कोई कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते थे जो बीच में छूट गए कि सर नहीं समझ में आया, क्या करा आपने। तो मैंने फिर उसका अल्टरनेटिव क्या करवाया, लिख के बताना शुरू कर दिया। अदरवाइज लिटरली बता रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं लिखने में। ठीक है, या तो कैलकुलेटर या फिर दिमाग से। ठीक है, तो आपको लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट बी योर हैबिट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना फाइनली पेपर तो ऐसे ही देना है ना, ये वाला बस एक सर्कल होगा,
14th का फाइनल है बी, ऐसे। 15th का आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा, नन ऑफ दी, सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि 2 और 3 तो मैच हुआ था, एक्स और वाई और जेड कहीं पे भी मैच। 16 क्वेश्चन। एक चीज सिखाता हूं, तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी, तुम्हारी सीए फाइनल तक काम आएगी, मैथ्स छोड़ो अकाउंट्स में भी काम आएगी। क्या? कभी किसी नंबर को रेशो में बांटना हो, तरीका देखो, कैलकुलेटर जिनके पास है स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूं। कौन कौन के पास है कैलकुलेटर, हाथ उठाओ, चलो वो करना। ये देखो, और जो नहीं है वो सीख लो, घर पे जाके कर लेना। ये देखो 750 लिखो कैलकुलेटर पे, डिवाइड का साइन दबा के रेशो का टोटल बताओ कितना आ गया, 15। 750 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू और 6 इक्वल टू। हाँ जी, बताओ करा है नहीं करा? पहली वैल्यू क्या आई, 4 इक्वल टू, तो बातें क्या आया? अच्छा मैं तो थोड़ा मैं बताना भूल गया, दोबारा करो एक बार। चलो 1 मिनट, ऑन का बटन दबा बेटा। ठीक है, लिखो 750 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल टू दबाओ, कितना आया? 200। 5 और इक्वल टू दबाओ, 5 और इक्वल टू बताओ कितना आया? 250। 6 और इक्वल टू दबाओ, बताओ कितना आया? 300। अरे ठीक है, तो यहां पे आपका कितनी भी बड़ा नंबर हो, अगर ये रेशियो दे देता, देख अभी तो तुम कहते हैं सर ये तो वैसे ही हो जाता, अरे मानता हूं, इसमें क्यों सोच रहे हो तुम? तो वो सोचो ना जब मुश्किल हो। ये देखना जरा, अब देखो आपको इस तरीके से क्या फायदा होगा, ये देखो मैं बताता हूं। रेशियो भी ऐसी मुश्किल दूंगा, नंबर भी अजीब सा। अगर कोई बोले 89,781 को रेशियो में बांटना है 17:31:49, अब तुम करके दिखाओ ना, अब किसी से नहीं होगा, है ना? लेकिन जो कैलकुलेटर का टेक्निक मैंने सिखा दी है, उससे क्या करोगे, 89,781 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, 97 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल टू 31 इक्वल टू 49 इक्वल टू, बताना तीनों आंसर आ जाएंगे। बताओ, करके बताओ, मैं कर देता हूं। 89,781 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल टू 15,734.81। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 31 इक्वल टू 28 692.89 और 49 इक्वल टू, ठीक है? तो अब जरा देखो यहां पे अगर हम बात करें, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? देख रहे हो ना, अगर वैसे करना पड़ता कितना मुश्किल हो जाता। यही नंबर सोचते रह जाते कि किससे कट होगा, किससे कट नहीं होगा, है ना? इधर देखो अगला क्वेश्चन नंबर, कहता है 3 लोगों की एज 150 साल है, एक की तो वैसे भी नहीं होगी ना बेटा, ठीक है? 3 लोगों की टोटल एज 150 है। 10 साल पहले तीनों की एज में 10-10 कम करूंगा, 150 एक इंसान की नहीं, कितने की है? 3 इंसान की है। जब 10 साल पहले बात करोगे तो तीनों की एज 10-10 कम होगी, 30 माइनस कर देता हूं, अरे ठीक है? और 120 को बेटा जी आप क्या करेंगे, 7, 8, 9, 24 हो गया, कैलकुलेटर निकालो, डिवाइडेड बाय 24 करा, मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू, बताओ कितने कितने का? पहले वाले का आंसर कितना आया है?
35, यानी कि 10 साल पहले कोई इंसान 45 का था तो आज, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है ना, आज कितने का होगा? 10 साल पहले कोई 35 का था तो आज कितने का होगा? 45 का। 45 कहाँ है? ये रहा। अभी रुक जाओ, कैलकुलेटर में फिर दोबारा प्रेस करना। 8 इक्वल टू, देख रहे हो कुछ नहीं लिखना पड़ रहा। 8 इक्वल टू, बताओ कितना आया? 10 साल पहले अगर कोई 40 साल का था, आज कितने का होगा? फिर उसके बाद क्या कर दे बेटा जी? 9 इक्वल टू, वो तो अब मेरे को भी समझ में आ गया था, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना टॉर्चर बहुत है आप लोगों का, ठीक है। और मैंने 17 तक ऑलमोस्ट आपको करवा दिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक आध क्वेश्चन अलग भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करके देखने चाहिए। 30 क्वेश्चन है, 17 मैंने करे हैं, मतलब क्लास में हुए, तो 13 घर पे भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे, बचे हुए 13 क्वेश्चन। और आपको ये बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इस समय पे सीए इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा रहा था मैं अभी आपको, और आपको बता दूं ICAI.org, ये साइट का नाम है ICAI.org। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो साइट खुल गई। अब स्टूडेंट्स में जाना, क्योंकि आप स्टूडेंट ही हो, मेंबर्स में मत क्लिक कर देना, ठीक है। स्टूडेंट पे जाना, BOS नॉलेज पोर्टल पे, देख लो किस पे जाना है? BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, ये आ गया। यहां पे देखो ये लिंक है, क्लिक हेयर टू विजिट BOS नॉलेज पोर्टल। यहां पे क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने वो कह रहा है व्हाट वी ऑफर, हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए। लो जी, क्लिक कर दिया। फाउंडेशन में हो या फाइनल में हो? अच्छा, ठीक है, मुझे लगा फाइनल में। ऐसे फाइनल सुनते ही मजा सा आता है ना, खत्म होने वाला अब तो, है ना। चलो, और ये थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर आपका बिजनेस मैथ्स। ये क्लिक करा, सबसे ऊपर वाला लिंक, सबसे पहला लिंक क्लिक करना है। ये सारे चैप्टर्स आ गए, ठीक है। और मैं इस समय पे रेशियो प्रोपोर्शन करवा रहा हूं। तो ऐसे आप करोगे, लैपटॉप में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल में भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा ये फाइल पूरी की पूरी, ठीक है। डाउनलोड वाला जो फोल्ड वो होता है ना तुम्हारा, डाउनलोड वाला क्या होता है, बॉक्स होता है, ऐप होता है फोन में, उसी में आ जाएगी फाइल, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, बचे हुए कितने क्वेश्चन करने? 17 के बाद 13 क्वेश्चन बचे हुए, वो आपको ट्राई करने। डन बेटा? चलिए, थैंक यू। आपकी चॉइस है।